हेलो स्टूडेंट्स, अपन जननतंत्र डिस्कस कर रहे थे। जननतंत्र में अपन ने पहली स्टेप पढ़ी युग्मक निर्माण, दूसरी स्टेप पढ़ी अपन ने निषेचन क्रिया। निषेचन में बताया अपन ने शुक्राणु अंडाणु का संयुग्मन, और उसमें अपन ने बताया था कि एक बार में केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु को निषेचित करता है। और इसमें अपन ने बताया अंडाणु के ऊपर बाहरी जो आवरण होते हैं, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, उन आवरण को घोला जाता है। जोना पेलुसिडा जो आवरण है वो तो घोला जाता है किसके द्वारा भाई? हाई एल्ड्यूरिनेज जो अपन ने बताया, जो कि स्पर्मलाइसिन होता है, लयनकारी एंजाइम होता है। और कोरोना रेडिएटा को घोलने का काम करता है एक्रोसिन। ये जो अपन ने बताया जो कि एक्रोसोम के अंदर शुक्राणु में पाए जाते हैं। अब इसी में जो अपन ने बताया था, जो नरजनन सहायक ग्रंथियां होती हैं उसमें देखो, एक तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड बताई थी, और एक अपन ने बताया था शुक्राशय। एक होती है काउपर ग्लैंड, तीन होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से इस सीमन का 25 से 30% पार्ट बनता है। सीमन जो है वीर्य, उसका 25 से 30% पार्ट में तो होता है प्रोस्टेट थ्रल। ये हल्का सफेद रंग का होता है, और इसके द्वारा शुक्राणुओं का सक्रिय करने का काम, और इसके अलावा वीर्य के स्कंदन को रोकना, उसको गाढ़ा होने से रोकना, ये तो काम किया जाता है प्रोस्टेट तरल के द्वारा। दूसरा जो अपन ने बताया, शुक्राशय से जो तरल आता है वो सीमन का 70% तक पार्ट होता है। और ये जो होता है शुक्राशय तरल, ये जो शुक्राशय तरल है इसके द्वारा किया जाता है, जो अपन ने बताया वो शुक्राणु को सक्रिय कर रहा है और साथ में स्कंदन को रोक रहा है। इसके द्वारा जो योनि के अम्लीय प्रभाव को समाप्त किया जाता है। कुछ तो जो शुक्राशय जो तरल होता है, इसके अलावा इसमें मूल रूप से पाई जाती है फ्रक्टोज शुगर। और फ्रक्टोज शुगर जो कि शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा देने का काम करती हैं। काउपर जो ग्लैंड होती हैं, जो मूलाधार पे स्थित होती हैं, वो काउपर ग्लैंड के द्वारा जो तरल बनता है वो चिपचिपा तरल पीले गाढ़े रंग का होता है। शुक्राशय भी पीले हल्के पीले रंग का आता है, और वो जो गाढ़ा तरल है वो योनि मार्ग को चिकना बनाता है। इस तरह से ये तीन ग्लैंड होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राशय और काउपर ग्लैंड, जो तीन मैंने बताए। इन तीनों का जो स्राव है वो मिलकर शुक्राणु मिलकर बनता है सीमन। इस तरह से ये पूरा वो रहता है। शुक्राणु जो गति कर रहे हैं वो अपन ने बताया। तरल में निषेचन क्रिया हुई, निषेचन के बाद में जो युग्मनज बना, जायगोट बना, 2n कोशिका, उस 2n कोशिका से संपूर्ण भ्रूण का परिवर्धन होगा। तो वो जो अपन तीसरी स्टेप पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन में, वो है भ्रूण का परिवर्धन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। भ्रूण का परिवर्धन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण का परिवर्धन। देखो वहां जो निषेचन के बाद में कोशिका बनाई, उसको अपन ने 2n कोशिका बोला, जिसको नाम दिया जाता है युग्मनज, जाइगोट कोशिका। जो निषेचन से जो कोशिका बनी 2n, युग्मनज, जाइगोट। और इस युग्मनज में, युग्मनज से भ्रूण का परिवर्धन प्रारंभ होता है। अब युग्मनज में निषेचन के 24 से 48 घंटे के दौरान प्रथम विभाजन होता है। ये ध्यान रखना, निषेचन के 24 घंटे के बाद में प्रथम विभाजन होना। और ये जो प्रथम विभाजन होता है ना 24 से 48 घंटे के दौरान, उसमें दो कोशी की अवस्था बनती है। तो युग्मनज में पहला जो विभाजन हुआ, निषेचन अपन ने बताया था शुक्राणु के स्खलन के बाद में 24 घंटे के दौरान, और 24 से 48 घंटे के दौरान पहला विभाजन होते ही दो कोशी की अवस्था बनती है। और अब उन कोशिकाओं में जो कहते हैं गुणन और उनके आकार में वृद्धि, गुणन यानी संख्या बढ़ना, और फिर उनके आकार में वृद्धि, ये जो क्रिया होती है उनको नाम दिया जाता है विदलन। जिसमें बता रहा हूं गुणन और वृद्धि दोनों चीजें हो रही हैं कोशिकाओं की, उस क्रिया को नाम देते हैं विदलन, क्लीवेज नाम दिया जाता है। तो यहां से युग्मनज से भ्रूण परिवर्धन की जो पहली अवस्था बनती है, युग्मनज से भ्रूण परिवर्धन की पहली अवस्था, उसको नाम दिया जाता है मोरुला। क्या नाम देते हैं भाई? मोरुला, जिसको हिंदी में बोलते हैं तूतक। ये सहतूत नुमा संरचना होती है, मोरुला जो बोली जाती है। और ये है
16 से 32 कोशिकीय अवस्था। मोरुला जो बोली जाती है 16 से 32 कोशिकीय अवस्था, यानी युग्मनज जो हुआ, युग्मनज में विभाजन प्रारंभ होंगे, गुणन, कोशिका की संख्या बढ़ना और उनमें वृद्धि, इन क्रियाओं को नाम देते हैं विदलन। और इनके विदलन से जो पहली भ्रूण परिवर्धन की जो पहली स्टेप आती है वो है मोरुला अवस्था, मोरुला स्टेज। मोरुला है 16 से 32 कोशिकीय अवस्था, यानी जब 4 से 5 विभाजन हो जाएंगे, पहला विभाजन, दूसरा विभाजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 से 5 विभाजन हो जाते हैं, तब ये कोशिकीय अवस्था बन जाती है 16 से 32 कोशिकीय अवस्था। और ये जो 16 से 32 कोशिकीय अवस्था है, इसको नाम दिया जाता है मोरुला, जो कि एक सहतूतनुमा संरचना होती है। यहां तक की क्रिया होती है कहां पर, जहां निषेचन हुआ है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही। फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन क्रिया में ही मोरुला अवस्था आ जाती है। इस अवस्था के बाद में भ्रूण का गर्भाशय की ओर स्थानांतरण शुरू होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की तरफ भ्रूण कौन सी अवस्था में स्थानांतरित होता है? मोरुला। और इसी अवस्था में वो वहां जाकर पहुंचता है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, भ्रूण का गर्भाशय की ओर स्थानांतरण या भ्रूण का गर्भाशय में पहुंचना, कौन सी अवस्था में पहुंचना होता है? मोरुला अवस्था में। मोरुला अवस्था में ही भ्रूण गर्भाशय में पहुंचता है, वहां तक पहुंच पाता है। अब ये जो मोरुला अवस्था है 16 से 32 कोशिकीय अवस्था, और ये मैं बता रहा हूं किस प्रकार की स्ट्रक्चर है भाई, सहतूतनुमा स्ट्रक्चर है। इस अवस्था में भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है, और ये है निषेचन के 3 से 5 दिन के बाद में। निषेचन के 3 से 5 दिन बाद में भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है। यहाँ गर्भाशय में पहुंचकर जो भ्रूण परिवर्धन की अगली अवस्था आती है उसको नाम दिया जाता है ब्लास्टुला, कोरक अवस्था। ब्लास्टुला अवस्था, कोरक अवस्था, ये तोतक, ये कोरक। मोरुला के बाद में जो ब्लास्टुला अवस्था आती है, ध्यान रखना ब्लास्टुला अवस्था कैसे बनती है। मोरुला की जो पृष्ठीय कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार होती हैं। कौन से आकार की होती है? घनाकार। अब वो संकुचित होकर चपटे आकार में बनती है, और ये जो चपटे आकार की कोशिका, जो कोशिकाओं में जो परिवर्तन आ रहा है भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, तो मोरुला से ब्लास्टुला अवस्था जो बनती है उसको ब्लास्टुलेशन कोरक भवन जो कहा जाता है। कोरक भवन जो बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का बनना, कोरक पुटी का बनना। मोरुला अवस्था के बाद में कोरक पुटी निर्माण तक की जितनी भी क्रिया होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। और ये जो अवस्था बनती है इसमें होता क्या है, पृष्ठीय कोशिकाएं संकुचित होती हैं, घनाकार कोशिकाएं पृष्ठीय रूप से संकुचित हो जाती हैं, चपटाकार हो जाती हैं। और ये जो चपटाकार कोशिकाएं होती हैं इनको नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम देते हैं भी? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोला जाता है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ना, इन्हीं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के द्वारा ही भ्रूण गर्भाशय भित्ति से जुड़ता है। तो गर्भाशय की एंड्रोसिम जो भित्ति होती है उससे जुड़ना, वो है ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की सहायता से। इनकी सहायता से गर्भाशय भित्ति से जुड़ता है, जिसे अपन बोलते हैं रोपण गर्भधारण क्रिया। अब गर्भाशय में जब ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं अंदर धंसती चली जाती हैं, यानी पूर्ण रूप से जो गर्भधारण जिसको कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की सहायता के द्वारा ही इस अवस्था में, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण गर्भाशय भित्ति से जुड़ता है। तो गर्भाशय में पहुंचना मोरुला अवस्था, गर्भाशय भित्ति से जुड़ना ब्लास्टुला अवस्था। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं वो गर्भाशय भित्ति के अंदर की ओर धंसती जाती हैं, उस क्रिया को नाम देते हैं आरोहण। क्या नाम दिया जाता है अभी? आरोहण, जो कि पूर्ण गर्भधारण होगा। और इससे फिर बनता है प्लेसेंटा, अपरा का निर्माण, नाभि रज्जु, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण का पोषण हो पाता है। प्लेसेंटा के माध्यम से ही गर्भाशय में भ्रूण का पोषण होता है। तो भ्रूण का गर्भाशय भित्ति से जुड़ना या जो रोपण क्रिया है वो है ब्लास्टुला अवस्था। ब्लास्टुला अवस्था में ये क्रिया होती है। और निषेचन के 8वें से 9वें दिन के बाद में क्रिया हो जाती है। गर्भधारण में पहुंचना 8वें से 9वें दिन के बाद में हो जाता है गर्भधारण। ये जो स्थिति बताते हैं। अब गर्भधारण के बाद में ब्लास्टुला अवस्था जो है, उसके बाद में अगली जो अवस्था बनती है
उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। यहाँ ये जो देखो, ये जो कोरक है ना ब्लास्टुला, उसके अंदर भ्रूणीय तरल भरने से, भ्रूणीय तरल का स्राव होने से जो आंतरिक कोशिकाएं हैं वो एक सिरे की तरफ आ जाती हैं और इसमें जो गुहा बन जाती है जिसमें तरल भरा रहता है। ये जो यहाँ आंतरिक कोशिकाएं, जो इसमें पोषक कोशिकाएं होती है ना, वो आंतरिक कोशिकाओं से अलग हो जाती हैं। तो पोषक कोशिकाएं तो आंतरिक कोशिकाओं का समूह तो एक तरफ हो जाता है और पोषक कोशिकाएं घुल जाती हैं। यहाँ जो तरल भरने से जो गुहा बन जाती है उसको नाम दिया जाता है ब्लास्टोसील। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोसील, कोरक गुहा। ब्लास्टोसील, कोरक गुहा बोला जाता है। तो जैसे ही तरल बढ़ेगा वैसे इसका आकार बढ़ेगा। ट्रोफोब्लास्ट की सहायता सेल्स जो हैं, जो संकुचित होकर वो गर्भाशय भित्ति से जुड़ गई, गर्भाशय एंड्रियम से जुड़ जाती हैं। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये जो अपन ने बताया, ब्लास्टोसिस्ट जो है ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की सहायता से गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाती हैं। इसके बाद में ये जो ब्लास्टुला है, उसके बाद में अगली जो अवस्था आती है मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला अवस्था, कंदुक, गैस्ट्रुला अवस्था जो बोली जाती है, कोरक और फिर कंदुक, तो तक कोरक और कंदुक। गैस्ट्रुला जो अवस्था है इसमें क्या होता है, जो आंतरिक कोशिकाएं हैं, इनर सेल्स जो होती हैं, उनमें 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। और वो जो तीनों जनन स्तर में है उसमें सबसे बाहर की तरफ एक्टोड्रम और सबसे अंदर की तरफ एंड्रोड्रम। एक्टोड्रम और एंडोड्रम दो जो जनन स्तर बनते हैं पहले, और उसके बाद में बनता है मेसोड्रम। तो ध्यान रखना, जो भ्रूण में 3 जनन स्तर निर्माण जो क्रिया होती है वो गैस्ट्रुला अवस्था में होती है और इसी दौरान देहगुहा का विकास भी होता है। गैस्ट्रुला जो क्रिया है उसमें आर्केंट्रोन गुहा बनती है। वो आर्केंट्रोन गुहा किस में रूपांतरित होती है? आर्केंट्रोन गुहा से विकास होता है आहार नाल का। और यहाँ ब्लास्टोसील जो है ना वो आगे बनती है देह गुहा, बॉडी कैविटी, जबकि आर्केंट्रोन गुहा से किसका विकास होता है? आहार नाल का विकास होता है। अपने देह गुहा के अंदर फिर आहार नाल बनती है, वो स्थिति। तो भ्रूण परिवर्तन की 3 अवस्था आती है, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। ये 3 अवस्था आती हैं, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। ये भ्रूण परिवर्तन की 3 स्थिति आती हैं। इसके बाद में बन जाते हैं, इसमें बन जाते हैं 3 जनन स्तर, 3 जनन स्तर का निर्माण। और ये जो 3 जनन स्तर होते हैं वो होते हैं भाई एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 जनन स्तर बनते हैं। इन 3 जनन स्तरों से अलग अलग शारीरिक अंगों का विकास होता है, जो अपन नोट करेंगे अलग अलग। तो भ्रूण परिवर्तन की जो स्थिति मैं बता रहा हूं, जो युग्मनज कोशिका बनती है, 2n कोशिका, उस युग्मनज कोशिका से सबसे पहली अवस्था बनती है मोरुला, फिर बनती है ब्लास्टुला और फिर बनती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में 3 जनन स्तर बन जाते हैं। उसके बाद में उन जनन स्तर से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। अब इसके जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो नोट करा रहा हूं। सबसे पहले पहला जो पॉइंट अपन नोट करने जा रहे हैं, युग्मनज, जाइगोट। निषेचन से निर्मित प्रथम द्विगुणित कोशिका। और इसमें समसूत्री विभाजन से भ्रूण का
इसमें समसूत्री विभाजन से भ्रूण का परिवर्धन होता है। भ्रूण का परिवर्धन होता है। युग्मनज में प्रथम विभाजन, युग्मनज में प्रथम विभाजन निषेचन के 24 से 48 घंटे के दौरान होता है। युग्मनज में प्रथम विभाजन निषेचन के 24 से 48 घंटे के दौरान होता है। ये जो पहला विभाजन होता है उसके बाद में दो कोशिकीय अवस्था, जिससे दो कोशिकीय अवस्था प्राप्त की है। अब कई बार क्या होता है, जैसे ये दो कोशिकीय अवस्था बनती है ना, दोनों कोशिकाएं अलग अलग रूप से भ्रूण निर्माण शुरू कर देती हैं। तो ट्विन की जो स्थिति होती है ज़्यादातर केस में दोनों एक जैसे, या तो दोनों सिस्टर्स या दोनों ब्रदर्स। तो ये स्थिति कब होती है, जब युग्मनज में प्रथम विभाजन से द्विकोशिकीय अवस्था बनती है, उसके बाद अगर दोनों कोशिका अलग अलग भ्रूण का परिवर्धन करती हैं। ये बताया अपन ने, युग्मनज जो कोशिका बनी, युग्मनज कोशिका में विभाजन से जो पहली स्थिति बन गई, उसके बाद में अब इस के बाद में अगली जो स्टेप बताई थी अपन ने, युग्मनज के बाद में जो भ्रूण परिवर्धन हो रहा है, तो पहली अवस्था आती है भाई मोरुला। मोरुला जिसे अपन ने बोला था तूतक। ये है भ्रूण परिवर्धन की प्रथम अवस्था। मोरुला है भ्रूण परिवर्धन की प्रथम अवस्था। और ये जो मोरुला अवस्था है, निषेचन के 72 घंटे 3 दिन बाद, 72 घंटे बाद निर्मित। यह है कितनी कोशिकीय अवस्था है अभी, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था है। यह 16 से 32 कोशिकीय अवस्था है जो शहतूतनुमा संरचना है, शहतूतनुमा संरचना होती है। ये मोरुला भ्रूण परिवर्धन की प्रथम अवस्था निषेचन के 72 घंटे के बाद निर्मित, और इसमें 16 से 32 कोशिकीय अवस्था ये होती है। और अब मोरुला अवस्था में भ्रूण किधर जाना शुरू हो जाता है अभी, मोरुला अवस्था में भ्रूण अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर स्थानांतरण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है। निषेचन के 3 से 5 दिन बाद गर्भाशय में पहुंचना। तो भ्रूण जो है वो गर्भाशय में निषेचन के कितने टाइम बाद में पहुंच जाता है भाई, 3 से 5 दिन बाद में। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, भ्रूण परिवर्धन की ये पहली अवस्था है, निषेचन के 72 घंटे के बाद में ये निर्मित हो जाती है। 16 से 32 कोशिकीय अवस्था है जो कि शहतूतनुमा है,
और इस अवस्था में भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पहुंच जाता है भाई, गर्भाशय में पहुंच जाता है। और निषेचन के 3 से 5 दिन बाद गर्भाशय में पहुंचना, मोरुलावस्था में, यानी निषेचन के 3 से 5वें दिन मोरुलावस्था में भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाता है। अब इसके बाद में जो अपनी अगली स्टेप जो आ रही है भ्रूण परिवर्तन की, मोरुला के बाद में ब्लास्टुला, ब्लास्टुला अवस्था। ब्लास्टुला अवस्था, मोरुला के बाद में जो ब्लास्टुला अवस्था है, तो मोरुला से कोरकपुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला से कोरकपुटी जिसको नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कोरक भवन ब्लास्टुलेशन कोरक भवन कहलाता है। अब देखो मैंने यहाँ जो पॉइंट लिखा है ना, इस लाइन को पढ़ो एक बार। क्या लिखा है मैंने कि मोरुला से कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको ब्लास्टुलेशन कहते हैं, कोरक भवन कहते हैं। तो मोरुला से कोरक भवन में परिवर्तन जो होगा, अब इसमें क्या होता है, गर्भाशय में पहुंचकर, गर्भाशय में पहुंचकर मोरुला की घनाकार कोशिकाएं, मोरुला की घनाकार कोशिकाएं चपटे आकार में बदल जाती हैं, चपटे आकार की हो जाती हैं, जिन्हें ट्रोपोब्लास्ट, जिन्हें क्या नाम दिया जा रहा है अभी, ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट पोषकारक सेल्स कहा जाता है, कोशिकाएं कहा जाता है। और इन्हीं ट्रोपोब्लास्ट जो कोशिकाएं बता रहे हैं ना अपन, घनाकार कोशिकाएं, घनाकार कोशिका आकार किसका है, मोरुला का, और चपटे आकार की हो गई, वो हो गई कोरक कोशिकाएं, जो कि हो गई ब्लास्टुला में, कोरक अवस्था में। इस स्थिति में ट्रोपोब्लास्ट जो कोशिका बन जाती है पोषकारक कोशिकाएं। अब ये जब ये स्थिति जब होती है, उसी दौरान जो आंतरिक कोशिकाएं हैं, साथ में जो आंतरिक कोशिकाएं हैं, पोषकोरक और आंतरिक कोशिका, ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। कैसे, जो मैं बता रहा हूं कि अभी जो मैंने डायग्राम में डिस्कस किया था कि ब्लास्टुला अवस्था में चपटे आकार की कोशिका जो घनाकार थी वो चपटे आकार की हुई, जिनको अपन पोषकारक कोशिकाएं कह रहे हैं। और इस कोरक में गर्भाशय तरल के कोरक में स्रावित होने से ट्रोपोब्लास्ट व आंतरिक कोशिकाएं, ट्रोपोब्लास्ट व आंतरिक कोशिकाएं पृथक हो जाती हैं और तरल भरने से कोरक गुहा, तरल भरने से कोरक गुहा ब्लास्टोसील, कोरक गुहा का निर्माण हो जाता है।
तो जो ब्लास्टुला स्थिति है उसमें जो जैसे ही तरल इसमें स्रावित होता है तो जो आंतरिक कोशिकाएं वो एक तरफ आ जाती हैं और ट्रोफोब्लास्ट सेल पोरक कोशिकाएं जो कि सतह पर रहती है वो अलग अलग हो जाती है और इसमें तरल भर जाता है। ये जो गुहा बन जाती है वो ब्लास्टोसिल कहते हैं। जितना ये जैसे जैसे ये तरल बढ़ता जाता है ब्लास्टोसिल का आकार बढ़ जाता है और ब्लास्टोसिल से बाद में किसका निर्माण होता है भाई, ये जो कोरक गुहा है ना, ब्लास्टोसिल से आगे देह गुहा का विकास होता है। इससे आगे किसका विकास होता है भी, देह गुहा का विकास होता है ब्लास्टोसिल से। अब गर्भाशय तरल के कोरक में स्रावित होने से ट्रोपोब्लास्ट व आंतरिक कोशिकाएं पृथक हो जाती हैं और तरल भरने से कोरक गुहा का निर्माण होता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है मोरुला से ब्लास्टुला निर्माण के दौरान, जिसको बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, कोरक भवन या ब्लास्टुलेशन जो कहा जाता है, वो क्रिया जो हो रही है। और अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है ना, ये गर्भाशय भित्ति में धसेंगी। देखो इसमें शुरू से जो लिया अपन ने, मोरुला से कोरक पुटी का निर्माण कोरक भवन ब्लास्टुलेशन कहलाता है। गर्भाशय में पहुंचकर मोरुला की घनाकार कोशिकाएं चपटे आकार की हो जाती हैं, जिनको पोषकोरक कोशिकाएं कहा जाता है। और पोषकोरक कोशिकाएं और जो है पोषकोरक कोशिकाएं और आंतरिक कोशिकाएं ब्लास्टोसील में गर्भाशय तरल के स्राव से दोनों अलग हो जाती हैं और गर्भाशय तरल भरने से ब्लास्टोसील गुहा का निर्माण हो जाता है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, जो अपन बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुटी जो बन जाती है, ये जो स्थिति है कि ब्लास्टोसील का निर्माण हो गया। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाएं हैं इनकी सहायता से भ्रूण गर्भाशय भित्ति से जुड़ता है। अब ये जो स्थिति है, जो अपन स्टार्टिंग लाइन लिखी, एक बार देखो, मोरुला से कोरक पुटी का निर्माण कोरक भवन कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट किसको कहते हैं? ये जो स्थिति है ब्लास्टोसील तक की जो स्थिति अपन ने बताई, देखो इसमें लिख देता हूं मैं, गर्भाशय तरल के कोरक में स्रावित होने से ट्रोपोब्लास्ट व आंतरिक कोशिकाएं पृथक हो जाती हैं और तरल भर जाने से कोरक गुहा का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुटी कहा जाता है। अब देखो स्टार्टिंग लाइन में जो अपन ने लिखा था कि मोरुला से कोरक पुटी का निर्माण कोरक भवन कहलाता है, हो गई ये चीजें। यहां तक का जो स्थिति बन गई है ब्लास्टुला अवस्था पूरी हो गई और ये जो एक पॉइंट अपन ने नोट करा दिया है। अब ये जो स्थिति पूरी हो गई तो ब्लास्टोसिस्ट जो बन गई, कोरक पुटी जो बन गई, ब्लास्टोसिस्ट कौन सी कोशिकाओं की सहायता से? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की सहायता से गर्भाशय भित्ति, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की सहायता से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किससे जुड़ जाती है? गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाती है। और ये जो गर्भाशय भित्ति से जुड़ रही है ना, इस क्रिया को नाम क्या देते हैं अपन? रोपण क्रिया, गर्भधारण क्रिया जो बोला जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की सहायता से गर्भाशय भित्ति, जिसको एक नाम यहां मैं लिख रहा हूं एंड्रोमेट्रियम, ये नाम भी आ जाता है, गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाती है। इस क्रिया को रोपण या गर्भधारण कहा जाता है। इस क्रिया को क्या नाम दे रहे हैं भाई? रोपण या गर्भधारण कहा जाता है। ब्लास्ट इससे जो जुड़ गई, इस क्रिया को रोपण या गर्भधारण कह रहे हैं।
तो गर्भधारण क्रिया पूछेगा तो नाम बताओगे अब कौन सी अवस्था में होती है भाई, ब्लास्टुला अवस्था में होती है। और गर्भधारण क्रिया निषेचन के 7-8 दिन बाद होती है। अपन निषेचन से काउंट कर रहे हैं सारा। देखो युग्मनज में प्रथम विभाजन निषेचन के 24 से 28 घंटे के दौरान, 3 दिन 72 घंटे बाद मोरूला, 3 से 5 दिन के बाद में गर्भाशय भित्ति में पहुंचना, और 7वें 8वें दिन में गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाना, जिसको अपन नाम देते हैं गर्भधारण क्रिया, वो अपन गर्भधारण कहते हैं। और जो कोरक पुटी है वो धीरे धीरे गर्भाशय की दीवार में अंतः स्थापित होती है प्रॉपर वे में, जिसको प्रॉपर गर्भधारण कहते हैं। प्लेसेंटा का निर्माण, वो क्रिया आरोहण है, उसको नाम क्या देते हैं भाई, आरोहण कहा जाता है। तो गर्भधारण क्रिया निषेचन के 7वें से 8वें दिन बाद होती है। यहां तक के बाद में, अच्छा इसमें जो मैं बता रहा हूं, ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुटी, गर्भाशय भित्ति में धीरे धीरे अंतः स्थापित होती है, जिसे आरोहण कहा जाता है, जिसे आरोहण कहा जाता है। और अब ये जो स्थिति हो गई, यानी आरोहण से किसका निर्माण हो जाएगा अभी, आरोहण क्रिया से प्लेसेंटा, जिसे नाम देते हैं अपराया नाभि रज्जु, का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। और प्लेसेंटा से माता का रुधिर, प्लेसेंटा से माता का रुधिर भ्रूण में स्थानांतरित होता है, जिससे उसका पोषण होता है। तो गर्भाशय में शिशु का पोषण, गर्भाशय में शिशु का पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से हो रहा है। प्लेसेंटा के माध्यम से माता का रुधिर शिशु में जा रहा है और उसको ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह की प्राप्ति हो रही है। ये स्थिति जो बन जाती है, यहां तक बताया अपन ने ब्लास्टुला स्टेज में। अब जो अगली स्टेज बताई थी अपन ने, वो बताई थी भाई गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला जो बताया था अपन ने। अब गैस्ट्रुला में क्या है कि जैसे ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं वो धीरे धीरे अंतर स्थापित हो गई और इनसे 3 जनन स्तर जो बन जाते हैं उसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो कोरक पुटी से, ब्लास्टोसिस्ट से, कोरक पुटी से 3 जनन स्तर निर्माण की क्रिया को तीन जनन स्तर निर्माण की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है, गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट बनी कोरक पुटी जो गर्भाशय भित्ति में अंतः स्थापित हुई, अब उससे जो 3 जनन स्तर बनते हैं ना, उस क्रिया को नाम देते हैं गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलावस्था का बनना। सर्वप्रथम अंदर की ओर, सर्वप्रथम अंदर की ओर एक्टोड्रम व बाहर की ओर
बाहर की ओर एंडोड्रम परत बनती है और इनके मध्य मीजोडर्म स्तर का निर्माण होता है एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में मेजोड्रम लेयर जो बनती है। तो ये जो 3 जनन स्तर बन जाते हैं, इस क्रिया को नाम क्या दिया जाता है भाई? गैस्ट्रुलेशन। और अब इसमें मैंने बताया था, इस अवस्था में आर्केंट्रॉन गुहा बनती है जिससे आहार नल का विकास होता है। इससे आगे क्या बनती है अभी? आहार नल डेवलप होती है। तो आर्केंट्रॉन गुहा, एक तो ब्लास्टोसिल बताया अपन ने, कोरक गुहा, और एक आर्केंट्रॉन गुहा। आर्केंट्रॉन गुहा बनती है गैस्ट्रुल अवस्था में, जिससे आगे क्या डेवलप होती है भाई? आहार नाल डेवलप होती है। अब अपन बता रहे हैं इसमें 3 जनन स्तर बन जाते हैं। ये जो तीनों जनन स्तर है ना, इनसे विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 3 भ्रूणीय जनन स्तर से विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। अब इसमें मैन में बता रहा हूं। तो 3 जनन स्तर, पहला तो बता रहे हैं अपन एक्टोडर्म, दूसरा जनन स्तर मीजोडर्म, और तीसरा जनन स्तर एंडोडर्म। 3 जनन स्तर जो अपन बता रहे हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 जनन स्तर जो बनते हैं गैस्ट्रुल अवस्था में। अब इन तीनों जनन स्तर से अलग अलग अंगों का विकास होता है। जैसे अपनी त्वचा की एपिडर्मिस एक्टोडर्म से, त्वचा की डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस परत है, मीजोडर्म से। नंबर 2, मानव नेत्र। अब इसमें देखो, लेंस, आइरिस, कॉर्निया आदि। तो एक तरह से मानव नेत्र का विकास जो हुआ एक्टोडर्म जनन स्तर से। इसके बाद में जो तंत्रिका तंत्र है, और ये भी ध्यान रखना है, भ्रूण परिवर्धन के दौरान सबसे पहले न्यूरल प्लेट ही बनती है 20वें दिन न्यूरल प्लेट का विकास हो जाता है। और सबसे पहले अंग जो काम, हृदय की धड़कन शुरू होती है 28वें दिन। तो तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा देखो, पीयूष और पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि जो अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। ये इस प्रकार से मैन जो मैं लिखा रहा हूं, इसमें देखो अपने डर्मिस लिखा, एक हमारा जो पेशी ऊतक है जो आएगा, इसके अलावा संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक में रुधिर आ गया, संयोजी ऊतक में क्या आ गया भाई? रुधिर भी आ गया, अस्थि भी आ गया, उपास्थि भी आ गया, एडिपोज जानते हो नाम? अस्थि तो हड्डियां हो गई, उपास्थि जो कार्टिलेज, जैसे अपन ये बताई थी, ये कार्टिलेज है अपने श्वास नली के छल्ले, और एडिपोज अपनी त्वचा के नीचे
स्किन के नीचे वसा की जो परत होती है वो एडिपोज है, जो त्वचा को ऊष्मारोधी गुण प्रदान करती है। ये सबके सब संयोजी ऊतक हैं। इसके अलावा हृदय व रुधिर वाहिनी, हृदय व रुधिर वाहिनी, हृदय जो ब्लड को पंप करता है, और रुधिर भी आ गया, हृदय भी आ गया, रुधिर वाहिनी, तो परिसंचरण तंत्र एक तरह से इसमें आ गया। और एक इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र है। अब उत्सर्जन तंत्र में एक तो किडनी, वृक्क और एक मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। अब यहां एक चीज और मैं नोट करवा रहा हूं, एडिनल ग्रंथि के अपन ने दो पार्ट बताए थे। एक तो बताया था मेडुलर, एक कॉर्टेक्स। तो एडिनल का कॉर्टेक्स पूछेगा ना, तब तो बताओगे आप मेसोड्रम से, और एडिनल का मेडुला पूछेगा तब बताओगे आप एक्टोड्रम से। एक कान में अगर पूछेगा अंतःकरण, तो नाम किसका आएगा भी? एक्टोड्रम का। और अगर पूछेगा मध्यकरण, तो नाम इसका आएगा। अब एंडोड्रम, एंडोड्रम में देखो एक तो आ गया अपनी आहार नाल यानी पाचन तंत्र, आहार नाल जो आ गया, पाचन तंत्र जो आ गया। इसके अलावा जो अपने श्वसन तंत्र है यानी फेफड़े, श्वास नली, ये इसमें लोगे। इसके अलावा यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पाचन की जो ग्रंथियां हैं वो इसमें लोगे। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि, और थायराइड में जो बताते हैं अपन पैराथायराइड ग्रंथि, ये भी इसमें लिखोगे। इसके अलावा हृदय के पास कौन सी ग्रंथि बताते हैं अपन? थाइमस ग्रंथि, वो इसमें बताओगे। और एक जनन ग्रंथि, जननांग यानी जनन तंत्र, इस तरह से। तो ये जो अपन ने बताए हैं, यहाँ जो मैंने लिखवाए हैं वो सारा मैंने क्या लिखवाया अभी कि भ्रूण में जो तीनों जनन स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, उनसे विभिन्न अंगों का जो विकास होता है वो सारे अपन ने नोट करवाए हैं। एक्टोड्रम से क्या क्या बन रहा है, मेसोड्रम से क्या क्या बन रहा है और एंडोड्रम से क्या क्या बन रहा है। इसमें मेन याद रखना, लगभग बाहर वाले एक्टोड्रम आ गया, आंतरिक अंग जो आ गया एंडोड्रम, बीच वाले जो आ गए मेसोड्रम, इस स्थिति में आता है। इनको मेन जो मैंने लिखवाए कम से कम वो मेन आप याद कर लोगे। तो यहां तक जो स्थिति अपन ने बताई भ्रूण परिवर्धन की, शारीरिक अंगों का निर्माण जो शुरू हो जाता है तीनों अवस्था के बाद में, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। अब इसमें जो कुछ पॉइंट हैं जो अपन नोट करेंगे, देखो ये जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो नोट कर लेंगे अपन इसके साथ में। पहला, भ्रूण परिवर्धन के दौरान 20वें दिन न्यूरल प्लेट तंत्रिका प्लेट का निर्माण, 20वें दिन न्यूरल प्लेट का निर्माण, तंत्रिका प्लेट का निर्माण। और इस न्यूरल प्लेट से तंत्रिका तंत्र डेवलप होता है। 28वें दिन हृदय धड़कन का प्रारंभ, 28वें दिन हृदय धड़कन का प्रारंभ। तो ध्यान रखना, शरीर में सबसे पहले बनना न्यूरल प्लेट, और शरीर में सबसे पहले काम करना अंग, तब नाम आएगा किसमें भाई? तब नाम आएगा किसका? हृदय का। हृदय की धड़कन 28वें दिन प्रारंभ हो जाती है, जीवन का प्रारंभ जिसको कहते हैं अपन। उसके बाद में जो
ये जो अपन ने बताया 28वें दिन का मतलब 4 सप्ताह हो गए, 4 सप्ताह में ये आकर आ जाता है। छठे सप्ताह में, 6वें सप्ताह में लीवर में आरबीसी का निर्माण, ये पॉइंट आया था। देखो वयस्क में तो अपने आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में, स्तंभ कोशिकाओं द्वारा होता है, लेकिन भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण किस में होता है? लीवर में। और ये छठे सप्ताह में शुरू हो जाता है। छठे सप्ताह में आरबीसी का निर्माण किस में? लीवर के अंदर। तो शुरू में हमारे आरबीसी जो बन रही है वो लीवर के अंदर बनती है भ्रूण परिवर्धन के छठा। अब ये जो टाइमिंग ले रहे हैं ना सारे निषेचन से ही काउंट करते हैं, वहीं से अपन बताते जा रहे हैं निषेचन के बाद कौन कौन सा टाइम चल रहा है। इसके बाद में अगले वीक की बात करें, 7वें सप्ताह में बोन्स का निर्माण, हड्डियों का निर्माण। 7वें सप्ताह की जो मेन घटना है वो है भाई हड्डियों का निर्माण, अस्थि का निर्माण। देखो इसमें जो अपन ने जो लिया इसके अंदर अपन ने भ्रूण परिवर्तन के दौरान सबसे पहले बनी न्यूरल प्लेट, उसके बाद में अपन ने बताया कि 28वें दिन हृदय धड़कन का प्रारंभ, छठे सप्ताह में लीवर में आरबीसी का निर्माण, 7वें सप्ताह में बोन्स का निर्माण, और 8वें सप्ताह है, 8वां सप्ताह है। अब 8वां सप्ताह का मतलब क्या हो गया? अभी 8वां सप्ताह का मतलब कितना हो गया? 2 महीने। 8वें सप्ताह में जो भ्रूण है ना छोटे मनुष्य की भांति भ्रूण छोटे मनुष्य के भांति नजर आता है। यहां मैंने मैन में लिखा है, बहुत सारे अंगों निर्माण साथ में चल रहा है, और इसे कहा जाता है गर्भ, जिसे गर्भ कहा जाता है। एट्टी परसेंट भ्रूण परिवर्धन कंप्लीट, भ्रूण परिवर्धन पूर्ण। तो 8वें सप्ताह के बाद में जो भ्रूण है ना वो छोटे मानव का छोटा रूप नजर आने लग जाता है, 2 महीने के बाद की जो स्थिति बनती है। और इसके बाद में जो अगली स्थिति जो आती है ना कि ये जो बनता है छोटों से करवटें लेना, करवट लेना, भ्रूण का करवट लेना 8वें सप्ताह में, भ्रूण का करवट लेना जो माता द्वारा महसूस किया जाता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, बालिका शिशु बालक शिशु की तुलना में ज्यादा मूवमेंट करता, ज्यादा हलचल दर्शाती। यही भाई लड़का लड़की होने की एक पहचान हो गई। लड़की भ्रूण परिवर्तन के दौरान उसमें मूवमेंट ज़्यादा, हलचल ज़्यादा रहती है, किसकी तुलना में? बालक की तुलना में। ये जो स्थिति आती है। अब यहाँ से देखो, अब जो होता है ना, अंग बन तो गए, अब केवल अंगों का क्या होगा? विकास होगा, उनका आकार बढ़ेगा। अंग लगभग 80% तक गर्भ जो बोलते हैं वो ये यहाँ माना जाता है 8वें सप्ताह के बाद का। और 9वें सप्ताह में बाह्य जननांगों का निर्माण। तो लिंग की पहचान, होने वाला शिशु पुत्र या पुत्री, 9 सप्ताह बाद लिंग की पहचान जो अपन देखते भी अभी वैसे बंद कर रखा है बालिकाओं के वध को रोकने के लिए। बाकी 9 सप्ताह बाद में शिशु को देखकर पहचाना जा सकता है, उसके जननांगों के निर्माण, जननांगों का विकास हो जाता है। उससे अभी 9वें सप्ताह बाद में उसके लिंग की पहचान की जा सकती है। ये स्थिति रहती है।
तो ये जो कुछ मैंने मेन पॉइंट बताए, मनुष्य में गर्भावधि कंप्लीट जो बताते हैं, मनुष्य में गर्भावधि वो बताते हैं भी 270 से 280 दिन, 270 से 280 दिन। जैसे ही गर्भावधि पूर्ण होती है ना, उसके बाद में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से बनता तो हाइपोथैलेमस में, पश्चपाली से वो जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये गर्भाशय पेशियों में संकुचन प्रारंभ कर देता है, जिसको प्रसव पीड़ा बोलते हैं। तो बर्थ हार्मोन बोला जाता है ऑक्सीटोसिन को, और वो गर्भाशय सर्विक्स गर्भाशय गिरवा को खोलने का काम करता है। साथ में जैसे जैसे शिशु का जन्म होगा तो प्लेसेंटा खंडित होगा, नष्ट होते प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो गर्भाशय गिरवा को का मुख चौड़ा करता है। साथ में जो अपन ने बताया था कि श्रोणी मेखला का जो जोड़ बताया था, कंकाल तंत्र में जो श्रोणी मेखला का जोड़ बताया था अपन ने, प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसको लूज करने का काम करता है ताकि शिशु का जन्म आसानी से हो सके। तो शिशु का जन्म प्रारंभ कराना वो तो है ऑक्सीटोसिन, और शिशु के जन्म को आसान करना वो है रिलैक्सिन, और फिर शिशु का जन्म होता है। तो हमने जनन जो तंत्र टॉपिक शुरू किया था, जनन तंत्र में अपन ने बताया 3 प्रकार का जनन होता है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। लैंगिक जनन अपन ने कंप्लीट किया है किसमें, जंतुओं में, जिसमें अपन ने मनुष्य को लेकर कंप्लीट किया है। अब बात आती है, ऐसे ही लैंगिक जनन होता है पादपों में, जिसमें फल और बीज का निर्माण होता है। पादप का भ्रूण क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। तो वो तो डिस्कस करेंगे अपन पादप में, जब पुष्प संरचना पढ़ेंगे तब उसको वहां बताएंगे अपन। फिर बच गया अपने पास में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियां मैं बताऊंगा आपको कल। अलैंगिक जनन जो है उसकी कुछ जो विधियां हैं वो अपन कल डिस्कस करेंगे।